नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से IAS पॉइंट के 24 जुलाई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज हम सभी सबसे पहले जो आज का हमारा डिस्कशन होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ स्टार्ट होगा। और आज के जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को। तो बेसिकली आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज़ फूड इनसिक्योरिटी की। बेसिकली ये बात की जा रही है कि जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन की जो पेंडेमिक टाइमिंग चल रही है उसके अंतर्गत जो फूड की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसी की बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत बात की गई है। और इसी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज हुआ है, हमें बेसिकली उन्हीं पे फुल डिस्कशन करना है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट यदि आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि द सोफी रिपोर्ट एंड द लॉकडाउन डिस्ट्रेस हैव रिन्यूड फोकस ऑन द व्हाट इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप जब इसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि फर्स्ट एक यूनिक वर्ड है सोफी रिपोर्ट। इसकी चर्चा हम पिछले दिनों भी आप सभी से कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस को देखे हुए हैं पिछले महीने के, तो उसमें आप लगभग 13 जुलाई को सोफी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके अंदर कुछ प्रमुख डाटा को प्रोवाइड कराया गया था। तो आज भी बेसिकली सोफी रिपोर्ट की ही बात की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज की इस आर्टिकल की। तो देखिए, पेंडेमिक टाइमिंग में हम सभी जानते हैं कि फूड की जो एक्सेसिबिलिटी और जो अफोर्डेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं हर नागरिक जो है उसकी कमी को देख रहा है। तो इसी संदर्भ में जो एक डाटा प्रस्तुत किया गया है पिछले महीने, उसी पे एडिटर्स अपने आज के इस एडिटोरियल पेज में प्रस्तुत किया है। डाटा फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सोफी रिपोर्ट शो दैट इन डिटेल्स इंडियाज रिटेन द Davish distinction of being the country with the largest population of food insecurity people। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत बेसिकली इंडियाज़ को कहीं ना कहीं वो स्थान मिला हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो कि फूड इनसिक्योरिटी के अंतर्गत आ रही है। तो एस्टिमेट्स प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट विच वाज रिलीज्ड बाय द सेवरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द प्रेवलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज बाय 3.8%। देखिए, जो डाटा दी, जब भी आप कभी ऐसे लिखते हैं या किसी पे आपको कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है या फिर लिखना है, तो ये डाटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो ये डाटा आपको कलेक्ट रखने होंगे, क्योंकि जब भी आप इस पर कोई भी एजेंडा लिखते हैं, कोई भी टॉपिक्स लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपको फूड इनसिक्योरिटी पे या फूड सिक्योरिटी पे आपको लिखने के लिए आ गया, तो ये डाटा अगर आपको याद है तो आपका जो लिखने की जो शैली है उसमें कहीं कहीं इंप्रूवमेंट होगा और वो कहीं कहीं उसमें एक बेहतर इंक्रीमेंट दिखेगा भी चेक करने वाले को भी। तो बेसिकली आपको ये डाटा याद होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि जो फूड इनसिक्योरिटी जो है इंक्रीज हुई है, क्या हुई है? इंक्रीज हुई है बाय 3.8% पॉइंट इन इंडिया बिटवीन 14 to 19, यानी कि लगभग 2014 से लेकर 19 तक जो फूड इनसिक्योरिटी है वो इंक्रीज हुई है लगभग 3.8%, जो कि अपने आप में बेहतर ही चिंता का विषय है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बाय 2019 6.2 करोड़ मोर पीपल वेर लिविंग विद फूड इनसिक्योरिटी दैन द नंबर ऑफ 2014। तो इसमें भी वही बातें की जा रही है कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है पिछले साल, यानी कि पिछले सत्र 2014 से लेकर अब तक का उनका कार्यकाल चल रहा है। तो पहला जो कार्यकाल 5 साल का रहा 2014 से 2015 के बीच तक रहा। तो इस कार्यकाल में ये बातें कही जा रही है कि इसके अंतर्गत लगभग जो फूड इनसिक्योरिटी थी वो लगभग 3.8% उसमें इंक्रीज हुआ, माने और भी ज़्यादा बढ़ी है, और भी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है, यानी कि लगभग 6.2 करोड़, यानी कि लगभग 6.2 करोड़ मोर पीपल वेर लिविंग विद फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि लगभग इस साल यानी 14 से 19 के बीच में लगभग 6.2 करोड़ लोग भी और भी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी में के लिस्ट में आ चुके हैं। तो ये बेसिकली रिपोर्ट है और इसके अंतर्गत एक सोफी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो बेसिकली हमें इन सभी डाटास को तो कलेक्ट करना ही है, साथ में आपको सोफी रिपोर्ट की बेसिकली फाउंडेशन को भी समझना है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ सोफी रिपोर्ट। तो सोफी रिपोर्ट क्या है, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए, जो भी आपको हिंदू पढ़ना है, आपको इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ना है कि आप बिल्कुल एक एक क्रमबद्धता के साथ पढ़ते जाएं, तो इस तरह आप कई घंटों तक पढ़ते रह जाएंगे लेकिन न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको डाटास कलेक्ट करने हैं, हर न्यूज़पेपर के हर एस्पेक्ट से डाटा को ही कलेक्ट करना है। तो बेसिकली आज से हम लोग कई प्रमुख करीब 4 से 5 आर्टिकल्स पे डेली डिस्कशन करेंगे, कम से कम 4 से 5 आर्टिकल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए उम्मीद है कि पूरी आप लोग अच्छे से ध्यान देकर सुनेंगे। केवल आप सुनते हैं तो भी आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट बेहतर तरीके से होगा।
सुनते हैं, जो भी आपको नोट करना है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। जो भी डाटाज आपको अगर लगते हैं कि ये नोट करना है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। तो बात करें यदि सोफी रिपोर्ट की, तो व्हाट इज़ सोफी रिपोर्ट? तो यह एक जो सोफी रिपोर्ट है यह एक वार्षिक रिपोर्ट आने वाली रिपोर्ट है, जिसमें इस रिपोर्ट को देने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा इस रिपोर्ट को, जो सोफी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। और वे संस्थाएं क्या हैं कि वही आपको याद होनी चाहिए। वो संस्थाएं क्या हैं? FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी कि IFAD यानी कि IFAD। और नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है WHO, यानी कि ये लगभग इतने संस्थान मिलके सोफी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उसको हम हर साल हर वार्षिक तौर पे इसको प्रस्तुत किया जाता है और पूरे वर्ल्ड के मतलब की अकॉर्डिंग इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिकली इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो सोफी रिपोर्ट का जो प्रमुख पर्पज़ है, जो टारगेट है, वो ये है कि सतत विकास एजेंडा जो इसका जो टारगेट है 2030 तक जीरो हंगर्स को प्राप्त करना है। इसका बेसिकली उद्देश्य यही है कि सभी कंट्रीज अपने जो प्रमुख उसका जो एजेंडा रहे 2030 तक 2030 तक उसका जीरो हंगर्स तक उसका जो टारगेट पूरा रहे, यानी कि उसकी जो भूख की जो सिस्टम है उसका मतलब कम से कम डाटा कम स्पष्ट हो, बेहतर हो और सुव्यवस्थित हो। यानी कि सतत विकास एजेंडा 2030 के संदर्भ में इसका जो मतलब की बात की जा रही है, तो संदर्भ में इसका सुधार करना है, इसकी समस्या की समाप्ति करना है, भोजन की जो है समस्या की समाप्ति करना है, तो खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्तर में सुधार आदि चुनौतियों का गहन एनालिसिस भी करना है। किसका उद्देश्य? सोफी की। तो बात करें पिछले महीने 13 जुलाई को, तो विश्व में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्थिति रिपोर्ट यानी कि सोफी रिपोर्ट पेश की गई। कब? 13 जुलाई 2020 को सोफी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इसका एक नया संस्करण, जिसका आप सभी जानते होंगे कि सोफी रिपोर्ट 2020, पिछले महीने भी आर्टिकल आया हुआ था। तो सोफी रिपोर्ट 2020 के तहत पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसके अनुसार जो है भारत की बात करें तो प्रतिदिन सोफी रिपोर्ट की बात करें तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग $1.90, इसका जो $1.90 जो क्रय शक्ति क्षमता, जो परचेजिंग पावर पैरिटी आप कहते हैं PPP, ये PPP क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए PPP, व्हाट इज़ PPP से ऊपर के लाखों लोग स्वस्थ तथा पौष्टिक आहार लेने में समर्थ नहीं है, यानी लगभग $1.59 जो क्रय शक्ति क्षमता जिसकी है जो ले सकते हैं, पौष्टिक आहार लेने में वो समर्थ नहीं है। तथा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से जो नीचे के व्यक्ति हैं वो पर्याप्त पोषण युक्त आहार लेने में भी समर्थ नहीं है। और इसके अनुसार जो बात करें तो लगभग 18% दक्षिण एशियाई, यानी कि एशिया में ही इसका जो हंगर्स का जो सबसे प्रमुख आंकड़ा आया है, चिंताजनक आंकड़ा आया है, वो एशिया महाद्वीप में ही आया है। इसके बाद अफ्रीका में और इसके बाद आगे है। तो बेसिकली एशिया में इसकी विशेष चिंता देखी गई है। तो 18% दक्षिण एशियाई, यानी कि लगभग उसमें 586 मिलियन पर्याप्त पोषण युक्त आहार न लेने में लोग समर्थ हैं। और बात करें कि दक्षिण एशिया में लगभग 58% लोग, यानी कि लगभग 1337, यानी कि 1337 मिलियन स्वस्थ आहार लेने में सक्षम नहीं। यानी कि एक होता है आहार यानी पोषण युक्त आहार और एक होता है स्वस्थ आहार, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप एक नोट्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि व्हाट इज़ अ हेल्दी न्यूट्रिशन। तो आप स्वस्थ आहार पे एक टिप्पणी लिखने का प्रयास करिए कि आखिर स्वस्थ आहार कहते किसे हैं। ये आपकी बेहतर एक नॉलेज में इंक्रीमेंट करेगा कि स्वस्थ आहार किसे कहते हैं। अब बात करें भारत की, तो भारत का रिपोर्ट इसमें बेसिकली आप पढ़ सकते हैं। कंट्री डाटा बेसिकली पूरा जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको आप समझ सकते हैं, सभी डाटाज को दिए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो सोफी रिपोर्ट के साथ साथ जो इसकी रिपोर्ट की चीज़ कंसर्न दिखाई गई है वो आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली पहले पेज से ही लिया गया है। विथ 3 मिलियन केसेस कोविड-19 अनलाइकली टू अबेट सून एक्सपर्ट। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं या फिर जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी जब लगभग संख्या जो है 30 लाख यानी कि लगभग 3 मिलियन हो चुकी है, जो कि अपने आप में बेहतरीन चिंता का विषय है। इसमें आप कुछ प्रमुख राज्यों के
डाटास को भी देख सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और भी बहुत सारे राज्यों के डाटास दिए हुए हैं, जिसको आप सभी देख सकते हैं कितनी डेथ हुई, कितनी क्या हुई। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि जो इंडिया है, India crossed 3 million cases on Sunday after adding nearly 69,239 cases the previous day. The fourth spread day that is added over 69,000 केसेज, यानी लगभग अब हर दिन 60,000 70,000 के नियर अबाउट केसेस आ रही हैं, जो कि अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। और हमारे लिए सोचने की बात भी ये है कि अब हमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ तो आ रही हैं कि साथ साथ में हमें अब अपनी इकोनॉमिक्स और अपनी खुद की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अब इस सिस्टम के साथ, यानी इस पेंडेमिक के साथ ही जीना पड़ेगा, यानी कि इसकी सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ साथ अपने सभी सिस्टम को लेना चाहिए। मतलब कि इसमें बेसिकली अब देखेंगे तो सभी चीज़ उन्हीं का डिस्कशन किया हुआ है कि किस प्रकार हमें रहना चाहिए, कि जैसे भी हम कभी भी सोशल प्लेस पे जाएँ तो मास्क लगाएं। मास्क भी कई टाइप्स के होते हैं, तो हम बेसिकली अगर खुद अलर्ट रहें तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो हमें इस पेंडेमिक के साथ अब जीने की मतलब कला सीखनी पड़ेगी और उसमें अनुसार ही अपने आप को खुद को ढालना पड़ेगा। तो ये अपने आप में अब हर दिन आंकड़ा 60 से 70,000 आ रहा है, तो ये करने का मतलब अपने आप में चिंता का विषय है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है, जो कि लिखा है फेलिंग ऑन फायर्स, यानी कि जो आप अभी कल के यानी 22 अगस्त का अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें भी ये आर्टिकल हमारे फ्रंट पेज पे आता है कि श्री सैलम में जो पावर प्लांट था उसमें एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंडर स्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स, यानी कि जो सेफ्टी नॉर्म्स थे उसी पे बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है। तो क्या समस्याएँ थी और किसके कारण ये मतलब कि अब उसकी एनालिसिस की जा रही है कि अगर ये समस्या, ये चीज़ें अगर अलर्ट रही होती तो शायद ये घटना घटने को मतलब इतनी मतलब कि जो भी रहता उसमें कहीं कहीं बेहतरीन तरीके से कुछ न कुछ बेहतर रहता, उतना मतलब कि दर्दनाक घटना देखने को नहीं मिलती। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले ही दिनों लगभग आंध्र प्रदेश में, आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश में ये घटना घटी। श्री सैलम जो डैम है, पावर प्लांट जो डैम था, और ये डैम बेसिकली आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये किस नदी पे है, तो ये है कृष्णा नदी। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे, और ये लगभग तेलंगाना राज्य में पड़ता है। और इसमें लगभग 9 जो कर्मी थे वो उनकी डेथ हो गई, उनकी जान चली गई। और जो एक डैम है, जो ये मतलब पावर प्लांट है, इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 900 मेगावाट है। ये जो डैम है, श्री सैलम जो पावर डैम है, इसके बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट ये हैं कि ये इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है, श्री सैलम जल विद्युत परियोजना है। तो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि किन पावर सेफ्टी इक्विपमेंट के कारण ये घटनाएं देखने को मिली। अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं तो यदि हमें अलर्ट रहना है तो किन सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ में चलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो लार्ज हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं वो वेल बिलो सरफेस लेवल। हम जानते हैं कि जो भी डैम्स होते हैं, देखिए मान लीजिए डैम है तो जो भी पावर प्लांट जो भी मतलब कि इसके नीचे बनेगा वो इसके बिलो ही बनेगा, इसके ऊपर नहीं बनेगा। क्योंकि जो वाटरफॉल होते हैं, झरना होते हैं, पानी गिरता है तो पानी उस टरबाइन पे गिरता है, उसके बाद वहाँ से मतलब कि प्रोसेस के द्वारा वर्क होता है। अंदर इंजीनियर्स भी रहते हैं, बहुत सारे वर्कर्स भी काम करते हैं। तो हमेशा उस सरफेस के लेवल से बिलो ही रहता, नीचे रहता है। इसलिए इसमें जो जनरेशन कंट्रोल और जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट होते हैं ये सब यहीं पे स्थित होते हैं। तो अगर फायर की बात की जाए तो यहाँ पे अगर कुछ कमी बताई जा रही है, जो भी सेफ्टी फीचर्स थे उसकी जो भी समस्याएं थी उसी की बेसिकली बात की जा रही है। कि कहा जा रहा है कि जो भी मतलब कि सजेशन इसमें दिया जा रहा है कि सेफ्टी कोड होने चाहिए और भी जो डुबल्स एग्जिट होने चाहिए, कि जैसे अभी भी ऐसी घटनाओं के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे आग लगी है और वहीं से हमारा एग्जिट हो तो हम नहीं निकल सकते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं समस्या का विषय बनता है। इसलिए डुबल एग्जिट का सिस्टम होना चाहिए, जो भी मतलब पावर प्लांट हो, जो भी सिस्टम हो। तो ये सब जानकारी बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत की जा रही है। तो अगर बात करें एक डाटा की, तो एक डाटा के अंतर्गत ये दिखा जा रहा है कि इंडिया लॉजेज मेनी लाइफ्स टू फायर ईच ईयर, लगभग 12,748 एक्सीडेंटल डेथ इन 2018, नियरली डबल्स द नंबर्स कास्ड बाय द फोर्स नेचर अकॉर्डिंग टू द NCRB डाटा। ओनली rigorous adherence to safety codes can reduce this shocking role। तो बेसिकली जो शॉकिंग रोल है, ये जो भी घटना है, इसको कहीं कहीं कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। और ये एक डाटा आपको याद होना चाहिए कि जो NCRB डाटा है, NCRB जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि लगभग भारत में हर साल ईच ईयर, यानी कि इंडियाज़ में हर साल आप देखेंगे ईच ईयर लगभग 12,000 एक्सीडेंटल डेथ मिलती हैं। कैसे?
फायर से। तो ये कहीं कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है। उसमें लिखा है वुमेन अनइंटरप्टेड, यानी कि एक्सेस टू कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन सर्विस मस्ट बी कंटिन्यूज। तो ये बेसिकली बात की जा रही है कि पॉपुलेशन संबंधित बातें इसमें इस आर्टिकल में है। तो आप वुमेन हेल्थ केयर पे आप कहीं कहीं निबंध बढ़िया लिख सकते हैं, या फिर जो भी समस्याएं आप वुमेन पे कोई बढ़िया लिख सकते हैं। पेंडेमिक की टाइमिंग में क्या स्थिति है, इन सब भी बढ़िया एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। क्योंकि आप इम्पैक्ट, इस पेंडेमिक के अगर इम्पैक्ट की बात करें तो वो एक इम्पैक्ट वुमेन्स के ऊपर भी पड़ रहा है। क्योंकि कहा रहा है कि एक्सेस टू कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन सर्विस मस्ट बी कंटिन्यू, कि जो कंट्रासेप्शन है और जो अबॉर्शन सर्विस जो होती हैं उसको कंटिन्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की जो समस्या है आप समझ सकते हैं। तो इसमें वो उन्हीं सब डाटास की बातें बेसिकली की जा रही है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो अनेक प्रकार की संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जैसे कि आप बात करें कि अकॉर्डिंग टू WHO की बात करें तो उसने कहा कि सर्वे पाया कि 103 कंट्री के अंदर उसने सर्वे किया और पाया कि 67% रिपोर्ट जो है कंट्रासेप्शन सर्विस की, लगभग जो 67% रिपोर्ट के अंदर पाया कि जो फैमिली प्लानिंग और जो कंट्रासेप्शन सर्विस है उसमें लगभग 67% की डिसरप्शन हुई है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स इसमें दी गई है। और जिसके कारण अगर कंट्रासेप्शन और जो एबॉर्शन के सिस्टम के कारण फैमिली जो सिस्टम में है उसमें भी कहीं कहीं वुमेन जो अनेक प्रकार घरेलू हिंसा भी देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बातें इन्हीं सब नोटिफिकेशन की बात इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। सप्लाई चेन और जो भी अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, इन सभी चीज़ों की, तो उसी से संदर्भ में इस पूरे आर्टिकल को दिया। इसको आप रीड कर सकते हैं और बेहतरीन अपना एक नोट्स बना सकते हैं। तो ये रहे आज कुछ प्रमुख आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।